प्रिय श्रोतागण, पिछले 2 एपिसोड आपको याद होगा हमने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड कराए थे और आज का ये तीसरा एपिसोड लगातार हम सीपीसी को लेकर के ही रिकॉर्ड करा रहे हैं। कोर्ट के अंदर में जो एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के चलते पिछलों से जो गलतियां हो गई अगले वही गलतियां न दोहराएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हमारे वकील भाई और बहनें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आपके क्लाइंट ने अपना पूरा का पूरा विश्वास आप पर रख दिया है। हमारे यहाँ वकील ये जो शब्द इस्तेमाल होता है, उपयोग में लाया जाता है, ये शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका ट्रांसलेशन अगर अरबी भाषा में हम देख लें तो काम को बनाने वाला, कोई ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा कर लें, कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर आप अपने कॉन्फिडेंस का पूरा इजहार कर दें और घर जाकर आराम से सो जाएं। कि अभी आपका मामला आपके वकील के हवाले आपने कर दिया है, अब वकील जो है इस मामले के अंदर में आपकी भरपूर पैरवी करेगा और आपके मामले के अंदर में किसी प्रकार की कोई कसर उठा नहीं रखेगा। सिविल सूट दाखिल करने के बाद में दावा एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। शुरुआत के दिनों में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कारण यह है, आप देखिए कि कहीं मुझे याद पड़ता है ऑर्डर 9, एक दावा दाखिल करने के बाद में आपके प्रतिस्पर्धी को समन्स की तामील करके कोर्ट के सामने लाना आपका परम कर्तव्य है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सर्विस होने के बाद में वो कोर्ट में आए ही, लेकिन एडिक्वेट नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ प्लेंट प्रोवाइड करना। अब तो खैर से प्रोसेस फ़ी नहीं भरना पड़ता, वरना पहले समन्स निकालने के लिए, समन्स निकलवाने के लिए प्रोसेस फ़ी भी भरनी पड़ती थी। हमारे यहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 2 पाया जाता है। हमारे सीपीसी के विद्यार्थी भी सुन लें अच्छी तरह से, जो कॉलेजेस के अंदर में पढ़ रहे हैं, और हमारे वकील बंधु और बहनें भी। प्रोविजन इस प्रकार का किया गया है कि अगर समझ लीजिए आपने एक दावा लगा दिया तो फिर ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत दावे में जितने प्रतिपक्ष हैं उन सब की गिनती करके आपने उतनी ही वादपत्र की प्रतियां कोर्ट में सादर करनी। समझ लीजिए 8 प्रतिवादी हैं तो वादपत्र की 8 प्रतियां कोर्ट में आप दाखिल कर दें, क्योंकि समन्स जब निकलेगा तो आवश्यक रूप से वादपत्र की प्रति समन्स के साथ में जोड़ देना आवश्यक होता है। आजकल तो इस बात के लिए भी इंसिस्ट किया जाता है, और आजकल ही क्यों, सीपीसी की अपनी प्रोविज़न है, यू आर नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू सप्लाई कॉपी ऑफ प्लान टू योर अपोनेंट, but in addition to that you are also required to provide to him the documents on which you rely upon in support of your case। तो न सिर्फ प्लेंट, न सिर्फ वादपत्र की प्रति, बल्कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां भी आपने देनी हैं जिन पर आपका दावा कोर्ट के सामने लाएं। और अगर समझ लीजिए वादपत्र की आवश्यक प्रतियां आपने कोर्ट में दाखिल नहीं की, तब क्या होगा? ऑर्डर 9 रूल 2 कहता है कि अगर आपने एडिक्वेट नंबर ऑफ कॉपीज़ कोर्ट को सप्लाई नहीं की, डिफेंडेंट को समन्स की तामील करने के लिए, समन्स की सर्विस कराने के लिए, आपका दावा इस कारण से कोर्ट डिसमिस कर सकता है। आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ टेक्निकल कंसिडरेशन, कोर्ट आपको टाइम देगा ज़रूर, लेकिन अगर समझ लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आपने वादपत्र की प्रतियां ही नहीं दी, समन्स निकालेगा कैसे कोर्ट बगैर वादपत्र की प्रतियों के? प्लेंट की कॉपीज़ आप देंगे तो समन्स निकल पाएगा, और अगर समन्स नहीं निकलता है, आप प्लेंट की प्रतियां नहीं देते हैं, कोर्ट इज़ विद इन इट्स लेजिटिमेट लिमिट्स टू डिसमिस योर सूट। तो इसलिए मैंने कहा कि दावा दाखिल करने के बाद में हर स्टेज पर हमारे वकील बंधुओं और भगिनियों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सतर्क रहें। ऐसा नहीं समझें कि बस हमने दावा दाखिल कर दिया और बाकी सारा काम कोर्ट का है। कोर्ट तो अपना काम जो है वो करेगा, लेकिन कोर्ट के काम को फैसिलिटेट करने के लिए आपने ज़रूरी स्टेप्स लेनी है, और स्टेप्स अगर आप नहीं लेते हैं, बदकिस्मती से आपका दावा डिसमिस हो सकता है। अब ये ज़रूर है
कि इस प्रकार से अगर दावा डिसमिस हो जाता है, कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा करके अपने दावे को रेस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब वही मुश्किल हो गई, दावा तो डिस्पोज हो गया, अभी आपने फ्रेश मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा दिया, फिर उसमें अपोनेंट को सर्व करा के लाना है, फिर कोर्ट को ये बताना है कि किसी संयुक्तिक कारण के चलते मैं वाद पत्र की प्रतियां आपको दे नहीं पाया, मेरे दावे को आप रेस्टोर कर दें, डिसमिसल की ऑर्डर को सेट असाइड कर। लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं, मामले के अंदर में स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो ये दिन आपको नहीं देखना पड़ेगा। एक और स्टेज जिसमें दावा डिसमिस हो सकता है, उसको भी समझ लीजिए। दावा दाखिल करने के लिए हमने कर दिया, कोर्ट ने एक मरतबा समन्स भी निकाल दिया, और किसी वजह से समन्स की सर्विस डिफेंडेंट पर, प्रतिवादी पर, आपके अपोनेंट पर हो नहीं पाई। कोर्ट के ऑफिसर ने, जिसे हम हमारी परिभाषा में बेलिफ कहते हैं, आपके समन्स को लौटा दिया, ये कहकर कि मैं जब जगह पर गया तब डिफेंडेंट मुझे मिल कर के नहीं आया, उसका घर बंद था, समन का स्वीकार करने के लिए कोई अधिकृत आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, आपका समन्स वापस आ गया। अब समन्स वापस आ जाने के बाद में प्लेंटिफ के वकील की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस समन्स को रीइशू करवाए, और ये रीइशू कराने के लिए भी एक ख़ास मुद्दत है जो हमको सीपीसी के अंदर में मिलती है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, विदिन 7 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन of the fact that the summons has not been served, you are required to apply for issuance of a fresh summons। तो मुद्दत जिस कदर बताई गई है सीपीसी में, उस मुद्दत के अंदर में एप्लीकेशन कोर्ट को दीजिए और एप्लीकेशन दे करके समन्स को रीइशू करवाइए। अब यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने के काबिल है और जिस पर हमारा आचरण होना चाहिए, वो ये कि अगर सर्विस नहीं होती है, समन्स अनसर्ड वापस आ जाता है, और जो ठहराई हुई मुद्दत है उसमें अगर आप एप्लीकेशन फॉर रीइशुएंस ऑफ समन्स नहीं देते हैं, और इस कारण के चलते अगर आपका दावा डिसमिस हो जाता है, बिलीव मी, द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट इफ द प्लेंटिफ डज नॉट टेक स्टेप्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर गेटिंग अ समन्स रीइशूड टू द डिफेंडेंट। और अगर समझ लीजिए डिफेंडेंट को सर्विस न कराने के नतीजे में डिफेंडेंट के अगेंस्ट समन्स रीइशू करने की स्टेप्स न लेने के चलते आपका दावा डिसमिस हो गया, तब फिर क्या रेमेडी है आपके पास में? पहली सूरत में तो मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन लगा करके आप अपना दावा जो है रेस्टोर करवा सकते हैं, अगर आपने प्लेंट की एडिक्वेट कॉपीज़ कोर्ट को प्रोवाइड नहीं की थी। But that is something which is contemplated under Order 9 Rule 2 followed by Rule 3। अब हम जिस डिसमिसल की बात कर रहे हैं वो Rule 4 के तहत हो रहा है। The suit will be dismissed under Rule 5 for not taking steps against the defendant। अब अगर Rule 5 के तहत समझ लीजिए आपका दावा डिसमिस हो जाता है, where after a summons has been issued to the defendant or to one or several of the defendants and written answered, the plaintiff fails for a period of 7 days to take steps against the defendant, the court may dismiss the suit। The court may dismiss the suit। और अगर कोर्ट ने 5 के तहत, रूल 5 के तहत आपका दावा डिसमिस कर दिया, तो उस सूरत में in such a case the plaintiff may subject to law of limitation bring a fresh suit। पता ये चलता है कि आपको फ्रेश सूट दाखिल करना पड़ेगा। वो जो पहले प्रोविज़न किया गया था कि महज एप्लीकेशन करके आप अपने दावे को रेस्टोर करवा सकते हैं, वो एप्लीकेशन करने की मुबाह, वो एप्लीकेशन करने की यूँ कह लीजिए कि लिबर्टी आपको ऑर्डर 9 रूल 5 सब रूल 2 में नहीं मिलती। सब रूल 2 सिर्फ एक ही रेमेडी की बात करता है, और वो रेमेडी है टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये बहुत ही कठोर किस्म का प्रोविज़न है। आप देखिए, ऑर्डिनरीली तो कहीं एक एप्लीकेशन लगा करके दावे को रेस्टोरेशन मुमकिन हो पाता, लेकिन चूँकि लेजिस्लेचर्स ने कायदा बनाते समय रेस्टोरेशन के एप्लीकेशन का कोई प्रोविज़न रूल 5 के सब रूल 2 में नहीं किया है, तो ओनली रेमेडी लेफ्ट टू यू इज़ टू फाइल अ फ्रेश सूट। अब फ्रेश सूट लगाना कोई नाना दादी का खेल तो नहीं है। फिर से प्लेंट बनाइए, कॉज ऑफ एक्शन बतलाइए, फिर से कोर्ट फी, फिर वो सारी प्रतिक्रिया, फिर वो सारी प्रक्रिया जो आपने दावा दाखिल करते समय की थी उसको दोहराना, नॉट एन ईजी गोइंग।
a difficult task, you may be put to less amount of trouble. But what about the client? जिसको तो बेचारे को यूँ कह लीजिए कि एक दावे के लिए 2 मरतबा खर्च करना पड़ रहा है। ऑर्डर 9 रूल 5 के बारे में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त ठहरेगी, इस बात की आशा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुनाइट। सी यू नेक्स्ट संडे।